हेलो दोस्तों। जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उसके सामने एक नई चुनौती आ रही है और वो है साइबर फ्रॉड की। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने एक नया साइबर फ्रॉड मुआवजा फ्रेमवर्क अपना घोषित किया है। यानी कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो डिजिटल भुगतान में आम नागरिकों के भरोसे को बना सके, बढ़ा सके और साइबर फ्रॉड से उसको सुरक्षित रख सके। ये बहुत जरूरी था, उसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है। और इसमें कहा गया है कि 25,000 रुपए तक की त्वरित राहत और जो है उनको दी जाएगी। तो दोस्तों, ये 25,000 रुपए का कंसेप्ट क्या है, आरबीआई ने ये कंसेप्ट क्यों रखा है और इसका पेमेंट कौन करेगा, किस तरीके से करेगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके इसके सभी पहलुओं को देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं इसकी खबर को लेकर के। आरबीआई ने छोटे मूल्य के जितने भी साइबर फ्रॉड पीड़ित हैं उनके लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये और इसमें क्या कहा गया है कि पीड़ितों को 25,000 रुपए तक का मुआवजा देने की बात कही गई है। मुआवजा दिया जाएगा 25,000 रुपए तक का। यदि किसी आम नागरिक ने, जो मध्यम वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, 25,000 रुपए तक का उसका दिया जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन एक चीज होनी चाहिए कि मुआवजा 25,000 रुपए तक का ही हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं इस पे और भी पहलुओं की चर्चा करूंगा, किस तरीके से होगा, क्या होगा। इसमें तो जो घोषणा की गई है 25,000 रुपए तक की है, या इसमें एक कंसेप्ट और भी दिया गया है, वो है 85% का। इसका भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने क्या कहा है, किस तरह से इन्होंने ये सारी चीजों को कहा है। बात आती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली, जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है, साइबर अपराध भी लगातार बढ़ रहे हैं। आम आदमी इससे बहुत परेशान है और आम आदमी इसी वजह से डरते हुए बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। और यही रीजन है कि आम नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए और उनकी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रपोजल लाया गया है। वैसे देखा जाए तो प्रपोजल बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा कंसेप्ट भी है। इसके सभी पहलू हमको जानने होंगे। देखिए, ये अब ये जरूरी क्यों था। सिंपल सी बात है कि हम लगातार देख रहे हैं, हम यूपीआई और तमाम तरह के जो फॉर्म आपके वेयर वॉलेट हैं, नेट बैंकिंग हैं, इन सब चीजों को हम बहुत तेजी से अपना रहे हैं। लगभग हर व्यक्ति इसको अपना रहा है। आपने देखा हो, सब्जी खरीदने भी जाते हैं तब भी हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन। और अब लोगों के पर्स में, अब सोचिएगा, कैश पेमेंट ना के बराबर रहता है। और जितना ये बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि साइबर अपराध भी बढ़ रहा है। आम आदमी को इससे क्या टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो साइबर क्राइम को अंजाम दे करके आम आदमी को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आदमी तो एक बार वो किसी ना किसी तरीके से बच भी जाता है या अपने को झेल सकता है, लेकिन आम आदमी का अगर पैसा चला गया तो क्या कंडीशन होगी। दूसरा, जाने के बाद उसकी जांच की जो प्रक्रिया होती है वो भी बड़ी लंबी होती है। वो बैंक में शिकायत करता है, ठीक है ना, बैंक में उसकी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, फिर तमाम तरह की पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ती है, फिर जाकर के सारी चीजें होती हैं। और उसकी वजह से पीड़ितों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से पीड़ित इन सब चीजों से दूर रह करके अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है। यानी कि वो ऑनलाइन नहीं जाना चाह रहा या ऑनलाइन सिस्टम में भरोसा कम कर रहा है। और इस वजह से उसके भरोसे को बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो क्या क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यह है कि इसमें जो कंपनसेशन की बात कही गई है, उन्होंने कहा है कि हम अधिकतम 25,000 या वास्तविक नुकसान का जो भी इसमें से कम होगा हम उसको पेमेंट करेंगे, यानी कि 85%। और दूसरा, ध्यान रखिएगा, ये छोटे मूल्य के ऑनलाइन फ्रॉड के लिए ही लागू होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तीसरी चीज, इसे कहां से कौन देगा, मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। एक कंसेप्ट आता है, आरबीआई के पास एक डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड होता है, उसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ये देखिए, इसमें जो कंसेप्ट दिया गया है वो ये किया गया है कि 15% जो होगा वो बैंक पे करेगा, ठीक है ना। और जो 85% होगा शेष जो दिया जाएगा वो आरबीआई इसके थ्रू पे करेगा। वो भी किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ये डीईएफ, डीफ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अब ये क्या होता है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो 25,000 दिया जाएगा, 25,000 का 15% बैंक देगा, 85% आरबीआई देगा। इस तरह का एक कंसेप्ट है। अब बात आती है कैसे, किस तरीके से होगा। देखिए, इसको भी हम दो केस के माध्यम से समझेंगे। सपोज दैट आपका 50,000 रुपए का लॉस हुआ, 50,000 रुपए का। लेकिन गणना क्या है
कि 85% अगर निकाला जाए 85% आपको दिया जाएगा, तो 85% बनता है 42,500। इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 25,000। ये आपको पे किया जाएगा। अगर 50,000 रुपए का आपका फ्रॉड हुआ है तो 25,000 रुपए आपको दिया जाएगा। और अगर आपका फ्रॉड 20,000 रुपए का हुआ है तो इसका 85% 17,000 बनता है। तो उस कंडीशन में आपको 17,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कंडीशन है, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25,000 रुपए की है, ठीक है ना, या 85%, दोनों में से जो भी हो कंडीशन बनेगी। लागत कौन उठाएगा? अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई 85% के ऊपर का हिस्सा है तो भैया ग्राहक उठाएगा। जैसे 50,000 का केस था, 25,000 मिलेंगे, 25,000 रुपए ग्राहक उठाएगा। 15% जो 25,000 दिया जा रहा है उसका बैंक भुगतान करेगा, या फिर आपका बाकी बचा हुआ डीईएफ फंड के माध्यम से दिया जाएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अब ये होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये देखिएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बेसिकली क्या है कि आरबीआई के पास 85,000 करोड़ रुपए का एक फंड पड़ा हुआ है। और वो फंड किसका है? बैंकों के पास में बहुत सारा निष्क्रिय पैसा पड़ा हुआ जिसका कोई यूटिलाइज नहीं करता। उनके जो ऑनर्स हैं वो कभी उन्होंने देखा नहीं, या वो खत्म हो गए, मर गए, या उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो सारा पैसा आरबीआई के पास पहुंच जाता है। और इस तरीके से उपभोक्ता संरक्षण और साइबर फ्रॉड राहत के लिए इस पैसे का उपयोग करने की बात की जा रही है कि भाई इस पैसे का कहीं तो यूटिलाइज हो। तो ये एक कंडीशन है, ठीक है ना। तो एक अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इसमें दूसरी चीज एक और भी है कि भाई इसमें क्या किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है नो क्वेश्चन आस्क्ड का सिद्धांत। अभी क्या होता है कि सामान्य जो प्रक्रिया होती है कि हम बैंक में शिकायत करते हैं, फिर पुलिस केस में शिकायत करते हैं, और वहां पर धीरे धीरे करके लंबी लाइन लग रही है और वहां के केस की सुनवाई नहीं हो पाती क्योंकि केस बहुत है। जनरली एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जितना छोटा अमाउंट होता है उसके केस ज्यादा होते हैं, बड़े अमाउंट के केस कम होते हैं। तो छोटे अमाउंट वालों की लंबी लाइन लग रही है जिसमें लंबा समय लगता है, इसी वजह से आम आदमी का भरोसा टूट जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है? नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। 50,000 रुपए से कम का जो मामला है उसमें आपसे कोई लंबी पूछताछ नहीं होगी। कोई आपने आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने ओटीपी क्यों दे दिया, गलती किसकी थी, जैसी बहस नहीं की जाएगी। बस एक शर्त होनी चाहिए कि हमसे अनजाने में ये फ्रॉड हो गया और इस फ्रॉड के पीछे हमारा कोई गलत इरादा नहीं था, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। इस तरह की कंडीशन है। और ये आपको बता दें कि भारत में फ्रॉड के मामले में 50,000 रुपए से कम मामले जो है, 65% केस हमारे 50,000 रुपए से कम वाले मामले हैं। इसलिए लंबी लाइन लगती है, उससे छुटकारा पाने के लिए यह कंसेप्ट दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भाई इससे समस्या भी तो हो सकती है कि लोग जानबूझ के लापरवाही करने लगे। तो आरबीआई का एक तर्क है, देखिए छोटे फ्रॉड राशि में कम होते हैं और संख्या ज्यादा होती है, और बैंकिंग लंबी जांच प्रक्रिया की वजह से बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा टूटता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस डिलेज इज ट्रस्ट डिनाइड। इसलिए भरोसा करने के लिए तुरंत हमें न्याय देना चाहिए। लेकिन बात वही है कि भाई लापरवाही हो सकती है, ये चिंता का विषय है, बिल्कुल है चिंता का विषय। लापरवाही लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हर कोई जानबूझ करके अपने पैसे का लॉस नहीं करेगा। देखिए 20,000 रुपए में वो 17,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 3,000 रुपए का आम आदमी के लिए लॉस तो हो रहा है ना, वो क्यों करेगा ऐसी गलती? या 50,000 रुपए में उसको मतलब 25,000 मिल रहा है, 25,000 का उसका लॉस हो रहा है, तो क्यों करेगा गलती? लापरवाही नहीं होगी। इसको अवेयरनेस हमको बढ़ानी पड़ेगी। अब इसको देखें तो जीएस के पेपर थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, या रेगुलेटरी गवर्नेंस क्या है। और मुख्य परीक्षा के लिए आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड के संदर्भ में आरबीआई के प्रस्तावित मुआवजे के ढांचे का मूल्यांकन कीजिए। यस। और विश्लेषण हम बात करें तो देखिए, इससे पहला जो लाभ होगा, उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा। दूसरा, बैंकों की जवाबदेही, क्योंकि बैंकों को 15% नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, त्वरित न्याय, गरीब और मध्यम वर्ग को 10,000 से लेकर 30,000 के नुकसान से राहत मिल जाएगी, ये समझ लेना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सुरक्षा की गारंटी होने से लोग डिजिटल सिस्टम को अपनाने से डरेंगे नहीं, और वित्तीय समावेशन की एक जो प्रक्रिया है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं वो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन समस्याएं भी उतनी है। मोरल हैजर्ड,
पेपर तो वापस मिल जाएगा सोच सोच कर लोग आप लापरवाही बरत सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इजीली ओटीपी शेयर कर सकते हैं, दुरुपयोग किया सकता है। नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी का झूठे दावे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। डीईएफ की स्थिरता, यह फंड निश्चित जमाव से बना हुआ है और लगातार इस तरह का दबाव दबाव पड़ेगा तो फिर इसका बोझ कितना उठा पाएगा, ये कहां से लाएंगे पैसा इसका। और कम सीमा, 25,000 की सीमा कई बड़े नुकसानों के लिए अपर्याप्त हो सकती है। जैसे मेरे 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, तब भी मुझे 25,000 मिलेगा, तो बाकी के लिए हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट है। तो ये इसकी चुनौतियां भी हैं। इसका मतलब है इसके लिए हमें कुछ नई चीजें अपनानी पड़ेंगी, जैसे बार बार लापरवाही करने वाले यूजर्स के लिए मुआवजा कम किया जाए, ये हम कर सकते हैं। साइबर लिटरेसी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूकता अभियान से जोड़ा जाए। एआई बेस्ड डिस्ट्रक्शन, फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकों को एआई तकनीकों को अपनाने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। या हम कह सकते हैं आरबीआई को माइक्रो साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। और इस तरह से हम सेफ डिजिटल इंडिया बना सकते हैं। अगर इन 4 चीजों को अपनाएंगे तो डेफिनेटली हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी व्यूज दीजिएगा, अपना पक्ष रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंफॉर्मेशन, इसी तरह की वीडियो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मिलते रहे, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों का सहयोग बहुत अनिवार्य है, ध्यान रखना। और ध्यान रखिएगा, ये जो कंसेप्ट है ये जिम्मेदारी और सुरक्षा दोनों का है, यानी कि डिजिटल इंडिया सुरक्षित भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उपभोक्ता संरक्षण के लिए बहुत जरूरी भी है। ठीक है ना। तो डिजिटल इंडिया जरूरी है। और बाकी पढ़ने के लिए और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार हिस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।